चलिए मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी को सेल्स की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। चलिए, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज आप लोगों के बीच क्लास 10th की साइंस से 50 वीवीआई क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो बिल्कुल सेम टाइप बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। तो सभी बच्चे इस वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक देखिएगा। 50 क्वेश्चन और सबसे अच्छा जवाब कौन से बच्चे देते हैं, लास्ट में मैं उस बच्चे के कमेंट बॉक्स में मैं देख लूंगा कि कौन से बच्चे कितने अच्छे जवाब देते हैं, तो उसको वह बच्चे प्राइज का भागीदार बनेंगे। चलिए, टाइम के बचाते हुए, जैसा कि आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? जल्दी से फटाफट जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो आइए, यहाँ पे चॉइस नंबर पहला है लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। चलिए, बहुत अच्छा। निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग के ए तो संभव है, ए नहीं होगा। गोबर गैस भी आपको संभव है ना। नाभिकीय ऊर्जा, कौन ऊर्जा? नाभिकीय ऊर्जा, जो बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। आप लोग के समझ में कुछ आ रहा होगा कि जो आप लोग के गुरुदेव ने जो असाइनमेंट दिए हैं, उस असाइनमेंट से ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। अगर आप असाइनमेंट कंप्लीट करते हैं या तो आप क्वेश्चन बैंक को कंप्लीट कर लेते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि बोर्ड एग्जाम या जो सेट प्रैक्टिस मैं करवाता हूं, उस सेट में आपको क्वेश्चन बैंक और एनसीईआरटी से ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की जवाब दीजिएगा। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? जो पवन विद्युत जनित्र है, जो आपको पता है, इस तरह से ये न्यूटन साहब ने बचपने में नहीं पवन चक्की बनाए थे। हाँ, यहाँ का पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो पवन मतलब हवा, अच्छा, कम मतलब गोल गोल घूमना। यहाँ पे कम से कम कितना होना चाहिए? पवन विद्युत जनित्र में जो हवा के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न किया जाएगा, तो उसमें कितना होना चाहिए? तो हवा का चाल तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कम से कम कितना होना चाहिए? 15 किलोमीटर पर घंटा। आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की जवाब दीजिएगा। जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन है? पेट्रोलियम, बायोगैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। बताएंगे पेट्रोलियम, बायोगैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। तो पेट्रोलियम होगा, बायोगैस होगा, नाभिकीय ऊर्जा होगा, कौन सा होगा? जल्दी से आप जवाब दीजिए, आपके जवाब की मैं इंतजार कर रहा हूं। तो यहाँ पे बच्चे ने जवाब दिया कि सर, जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? अभी कुछ समय पहले समझाए थे, नाभिकीय ऊर्जा। कौन ऊर्जा? तो नाभिकीय ऊर्जा। चलिए ठीक है, आइए सभी बच्चे जुड़ गए हैं, फटाफट जुड़ जाइए और अपने प्रत्येक क्वेश्चन की जवाब सुंदर और आकर्षक दीजिए। कितने अच्छे देते हैं। इसमें ऑफलाइन वाले भी बच्चे बैठे हुए हैं, वो भी फटाफट बोलेंगे। कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? जैव मात्रा, नाभिकीय ऊर्जा स्रोत, भूतापीय ऊर्जा स्रोत, इनमें से कोई नहीं। चलिए चौथा के जवाब देंगे। चौथा का जवाब आया जैव मात्रा, बायो मास। बहुत अच्छा, जैव मात्रा चौथा के कौन सा होगा? तो जैव मात्रा होगा। ए आगे, हाँ, चलिए फटाफट जवाब दीजिए। मैं सेट प्रैक्टिस के लिए आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ऐसे सभी पेपर के शिक्षक अवेलेबल हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में। ठीक है, यहाँ पे समझना है, प्रैक्टिस करते हुए चलना है। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं करते हैं? धूप वाले दिन में, बादलों वाले दिन में, गर्म दिन में, इनमें से कोई नहीं।
गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर जल ताप का उपयोग किस दिन नहीं करते हैं? बताइए दोस्त। तो किस दिन नहीं करते हैं? तो सभी बच्चों को पता है कि बादलों वाले दिन में। कौन वाले दिन में? बादलों वाले दिन में सूर्य का प्रकाश जब नहीं निकलेगा तो यहाँ तापाक का उपयोग, जो जल तापाक का उपयोग कर रहा है, तो बादलों वाले दिन में नहीं हो सकता है। आगे डीजल का उपयोग होता है भारी वाहन चलाने के लिए, रेल इंजन में, विद्युत उत्पादन में। वाह क्या बात है, इसने भी संभव संभव संभव। ये तो ई होगा चॉइस नंबर डी, इन सभी में। क्या होगा? इन सभी में, छठा का डी। 7 नंबर, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तापीय ऊर्जा में, नाभिकीय ऊर्जा में, सौर ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा में। 7 का जवाब कौन सा ऊर्जा होगा? बहुत अच्छा। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जल विद्युत संयंत्र, तो सौर ऊर्जा। कौन ऊर्जा? सौर ऊर्जा। 7 का कौन सा होगा? तो 7 का बहुत अच्छा जवाब। बताइए। एक मिनट बढ़िया से देख लेंगे। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो स्थितिज ऊर्जा को। 7 नंबर क्या होगा दोस्त? तो 7 होगा स्थितिज ऊर्जा, है ना। बहुत अच्छे जवाब देते हैं आप लोग, समझते हैं। आगे देखते हैं। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है पेट्रोलियम, कोयला। ए बी दोनों, मतलब पेट्रोलियम और कोयला दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए। पेट्रोलियम है, ये भी जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है ना। क्या चीज का उदाहरण है? जीवाश्म ईंधन का। तो यहाँ जीवाश्म ईंधन का उदाहरण पूछ रहा है, कोयला भी है, तो यहाँ सी, ए और बी दोनों संभव है। ये जीवाश्म ईंधन बताए थे, लाखों करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी के अंदर दबे रहने के पश्चात जिस ईंधन का निर्माण होता है उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। पेड़ पौधा दब जाएगा, लाखों करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी के अंदर दबल रहेगा, कोयला बनेगा। बड़े बड़े जीव जंतु जब दब जाएंगे तो वो कच्चा पदार्थ निकलेगा, और उसको जब तेल शुद्ध कर खाना में लेके जाओगे तो कई पदार्थ निकलेंगे, जैसे प्रणोदक हो गया, डीजल हो गया, मोबिल होगा, केरोसिन हो गया, है ना, अलकतरा हो गया, बहुत सारे ऐसा पदार्थ निकलेंगे। तो क्या जीवाश्म ईंधन बोल रहा है? तो जीवाश्म ईंधन में कोयला भी संभव है और पेट्रोलियम भी संभव है। आगे, निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? बायोगैस, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला। 9 नंबर कौन सा होगा? तो बहुत अच्छा है, पेट्रोलियम, ये अभी पढ़े हैं, संभव है। प्राकृतिक गैस संभव है, कोयला भी संभव है। तो कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? बायोगैस जीवाश्म ईंधन नहीं है। बायोगैस है जो जीवाश्म से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, चंद्रमा, सूर्य, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जवाब देंगे। 10 का कौन सा होगा? आइए। तो जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत सूर्य है ना। सूर्य है जो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण संभव नहीं है, क्योंकि जीवाश्म ईंधन आपको पता है, जो बताए थे अभी अभी, जीव जंतु पेड़ पौधा दब जाता है उससे निकलता है, वो जीवाश्म ईंधन का परिवार होता है। यहाँ सूर्य है, ये प्राकृतिक है, भगवान का दिया गया है, इसमें जीवाश्म ईंधन में संभव नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? सूर्य, पवन, पेट्रोलियम, बहता पानी। चलिए, 11 का कौन सा होगा छोटू? बहता पानी होगा, सूर्य होगा, पवन होगा, पेट्रोलियम होगा, कौन सा होगा? हाँ, आपका आंसर का जवाब, क्वेश्चन का जवाब जल्दी से देंगे। कौन सा होगा छोटू? जल्दी से बताएंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब क्या दिए हैं। तो 11 का बच्चे की तरफ से निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। तो पेट्रोलियम, बहुत अच्छे जवाब रहा, थैंक यू। आगे बोलो दोस्त, आप लोग बैठ करके स्टडी कर रहे हैं, इतना मेहनत करके पढ़ा रहे हैं। ऑफलाइन वाले बच्चे तो एकदम फेस टू फेस बैठ के पढ़ लेते हैं। घर पे जाइए तो चचा बाबा का मोबाइल अगर भैया का रहे तो थोड़ा सा सुपर चैट कुछ है जे आप है जे यूट्यूब को प्रमोट करने के लिए सुपर चैट सुपर लाइक का थोड़ा स्टिकर का प्रयोग करें, कुछ गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ डोनेट मतलब दान कीजिए, ठीक है। जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है इंजन, ईंधन, तापक, इनमें से कोई नहीं। बताइए 12 का कौन सा होगा। तो बच्चे की तरफ से 12 का जो दहन का ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है दहन, तो ईंधन कहलाएगा। क्या होगा? ईंधन। बताए थे आपको ईंधन के प्रकार, ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और गैसीय ईंधन बताया गया था। तो यहाँ तापक संभव नहीं है। इंजन, इंजन पता है, इंजन यंत्र मशीन ये संभव है नहीं है, ये संभव है नहीं है। ये ईंधन है जो दहन कर उष्मा का उत्पन्न करते हैं, है ना। लकड़ी भी जलाएगा तो ठोस ईंधन है, ऊपर गोईठा को भी जलाएगा तो ठोस ईंधन है। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये भी क्या है? द्रव ईंधन है ना। गैसीय ईंधन पेट्रोल, यहाँ पे एलपीजी, सीएनजी ये गैसीय ईंधन का प्रकार है, वो भी ईंधन कहलाएगा। आगे जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं? ईंधन। आगे 12 रिपीट कर दिया छोटू, 2 जगह लिख दिया। 14 नंबर आइए, जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा हीरो? 14 का होगा नवीकरणीय, अनवीकरणीय, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आइए नवीकरणीय कार्य, अनवीकरणीय कार्य। जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा स्रोत नहीं है? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, है ना। तो बताइए कौन सा होगा। तो जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? तो नवीकरणीय, है ना। नवीकरणीय और अनवीकरणीय बढ़िया से बताया गया था। तो फास्ट चलिए, बच्चे लोग करना थोड़ा तेजी से चलिए सर। आइए परिशेषिका हिस्सा है आहार नाल का, तंत्रिका तंत्र का, संवहन तंत्र का, जनन तंत्र का। 15 का जवाब देंगे। चलिए बहुत अच्छा, आहार नाल का परिशेषिका हिस्सा है तो आहार नाल का, बहुत सुंदर जवाब रहा मेरे हीरो। चलिए भाईवन लोग, रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं जड़ों पर, पत्तियों पर, तना पर, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन में पाया जाएगा रंध्र? तो पत्तियों में। बहुत अच्छा है। आगे 17 नंबर, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट प्लास्टक के स्ट्रोमा में, क्लोरोप्लास्टक के ग्राना में, कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है। बताएंगे 17 का कौन सा होगा। तो बच्चे प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है क्लोरोप्लास्टा के स्ट्रम में, नहीं क्लोरोप्लास्टा के ग्राना में। चलिए थैंक यू, बहुत अच्छा, क्लोरोप्लास्टक के ग्राना में। चॉइस नंबर 17 का क्या रहा? 17 का बी। चलिए 18 के बताइएगा, देखिए और टिक लगाइए। परजीवी पौधा एक उदाहरण है गोबर छत्ता, बायोफिलियम, अमरवेल, चीड़। बताइए 18 कौन सा होगा? बताइए दोस्त 18 अमरवेल, बहुत अच्छा जवाब 18 का सी। बोलो छोटू क्या है हालचाल? चलिए सर 18 का सी, मैं भी 18 का सी ही बोल रहे हैं। 19 कर्माकुंचन गति पाई जाती है कोलन में, ग्रास नली में, अग्नाशय में, छोटी आंत में। कोची में पाया जाता है छोटू? बताइए। तो ग्रास नली में क्रमाकुंचल गति पाई जाती है
तो ग्रास नली में। कौन नली में? तो आप लोगों के बीच 19 के भी ग्रास नली। क्षुद्रांत्र में स्थित रसांकुर का क्या कार्य होता है? अवशोषण, अवरुद्ध करना, अवशोषण का सतही क्षेत्रफल घटाना, अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाना, इनमें से कोई नहीं। बताइए 20 कौन सा होगा? आइए, आपका बेस अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाना, ए चॉइस नंबर से। मुख गुहा का पिछला भाग होता है ग्रसनली, ग्रासनली, ग्रसनी, ग्रहणी, अग्नाशय। मुख गुहा का कौन सा होगा? ग्रासनली, ग्रसनी, ग्रहणी, अग्नाशय। क्या होगा एक इसका? तो बच्चे आप लोग के बीच ग्रासनली कौन होगा? ग्रासनली। मुख गुहा का पिछला भाग क्या होता है? ग्रासनली होता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या आता है? पर्णहरित, CO2, जल, सौर। बताएंगे पर्णहरित, CO2, जल, सौर ऊर्जा। 22 का कौन सा होगा छोटू? तो 22 का जवाब आप लोगों के बीच बच्चे बोलेंगे क्या होगा? तो यहाँ प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत आपको पर्णहरित, CO2, जल, सौर। प्रकाश संश्लेषण के लिए जल बहुत ज्यादा आवश्यक है, जल बहुत अत्यधिक आवश्यक है। किसके लिए? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए। प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा तो पौधे खाना कैसे बनाएंगे? है ना, वो अपने पत्तियों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाते हैं, है ना। तो बहुत अच्छा जवाब है जल। क्या होगा 22 का? जल। आइए 22 के बाद 23 के जवाब देंगे। पेपिटिकल अल्सर हो सकता है कम भोजन खाने से, समान भोजन खाने से, लंबे समय तक भूखे रहने से। तो ये होगा लंबे समय तक भूखे रहने से। 23 का क्या होगा? सी। बहुत अच्छा है। निम्न में से कौन मनुष्य के आहार नाल में एक आवश्यक अंग है? अपेंडिक्स, कोलन, सिक्कम, रेक्टम। तो अपेंडिक्स क्या होगा? अपेंडिक्स। 24 का क्या होगा? ए अपेंडिक्स। चलिए ज्यादा फास्ट ना है, बच्चे के कहना थोड़ा सा मौका दीजिएगा सर पढ़ने की, आप ही बना रहे हैं। शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई होती है, छोटी, मध्यम, अधिक लंबे। तो बच्चे का जवाब क्या है? अधिक लंबे। 25 का सी। बहुत अच्छा है। 25 के बाद 26। छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन कहलाता है। काइम, चाइल, काइलोमाइक्रॉन, इनमें से कौन है? मेरे हिसाब से चाइल। क्या होगा? चाइल। देखो तो छोटू, चाइल क्या होगा? 26 का तो चाइल। 26 का चाइल। 26 का बी। बहुत अच्छे जवाब है, मेरा भी बी है। 27 बताइए। अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है दांत द्वारा, भोजन रसधानी द्वारा, कुटपाद द्वारा, केंद्रक द्वारा। तो 27 क्या होगा छोटू? 27 होगा कुटपाद द्वारा। क्या होगा? कुटपाद द्वारा। आगे 28। आहार नाल के किस भाग में पाचन क्रिया पूर्ण होती है? अमाशय, कोलोन, ग्रास नली, छोटी आंत। कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो बच्चे का जवाब यहाँ पे छोटी आंत होगा। कौन सा होगा? छोटी आंत। आहार नाल किस भाग में पाचन क्रिया पूर्ण करती है? तो छोटी आंत। मुख गुहा में किस पोषक तत्व का पाचन होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल। 29 का कौन सा होगा? बताएंगे 29। तो कार्बोहाइड्रेट। मुख गुहा में किस पोषक तत्व का पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट। 29 का बी। बहुत अच्छा जवाब 29 का भी।
तो बताइए छोटू 30 का कौन सा होगा? द्विबीजपत्री पौधों की गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? भीतरी, बाहरी, पार्श्व, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? भीतरी जो होगा, जो गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो भीतरी होगा। कौन सा होगा? 33 का ए होगा। 31 नंबर, निम्न में से स्वपोषी कौन है? हरे पौधे, मछली, कीट, अमीबा। बताइए निम्न में से कौन सा होगा? निम्न में से स्वपोषी जो खुद अपना भोजन बनाता है, स्वपोषी। तो हरे पौधे क्या होंगे? हरे पौधे। चलिए बहुत अच्छा। 31 का ए। 32 का ए छोटू, बहुत अच्छा। बताइए 32 का, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है अणु की गति, वृद्धि वृद्धि संग समन्वय। 32 का कौन सा होगा? तो वृद्धि। आइए आगे। 33, स्वपोषी पोषण होता है पौधों में, कवक में, कुष्ठ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोटिक्स में, ए और सी दोनों। 33 का कौन सा होगा छोटू? तो 33 का आपको होगा ए और सी। ए और सी मतलब चॉइस नंबर डी। चलिए जल्दी समाप्त करेंगे। मेरे हीरो ग्रहणी भाग है, बड़ी आंत का, छोटी आंत का, मुख गुहा का, आमाशय का। बताइए बड़ी आंत का, छोटी आंत का, मुख गुहा का, आमाशय का। 34 कौन सा होगा? तो 34 होगा छोटी आंत का। ग्रहणी किसका भाग है? छोटी आंत का। 35, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? पेप्सिन पर, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। बताइए 35 कौन सा होगा छोटू? तो 35 एप्सिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज। लाइपेज पर होगा। एंजाइम वसा पर क्रिया करता लाइपेज। 35 का कौन सा होगा? तो 35 के आप लोगों की भी सी होगा। 36, प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में, रात में, दिन और रात दोनों में, इनमें से कोई नहीं। सब जानता प्रकाश, जब सूर्य का प्रकाश, श्वेत प्रकाश जो निकलती है दिन में कि रात में, तो यहाँ पे होगा आपको चॉइस नंबर ए, दिन में। 36 का कौन सा होगा छोटू? तो 36 का ए, दिन में। प्रकाश संश्लेषण कहाँ कब होगा? तो दिन में। 37 बताएंगे, मृतोपजीवी का उदाहरण है अमीबा, गोबरछत्ता, उड़हूल, अमरवे। मृतजीवी, मृतोपजीवी का उदाहरण है। 37 का कौन सा होगा? तो 37 का जवाब आता है गोबरछत्ता। बहुत अच्छा है आप लोगों के बीच गोबरछत्ता। 38, पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, क्लोरोप्लास्ट द्वारा, क्लोरोप्लास्ट के द्वारा, ल्यूकोप्लास्ट, इनमें से कोई नहीं। 38 का कौन सा होगा? बताइए माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। बहुत अच्छा, पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या होगा? तो आप लोगों के बीच 38 का बी। 39, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयन, संयोजन, उपचयन, विस्थापन। भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? बताइए भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? बताइए छोटू, कौन से बच्चे जवाब देते हैं? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? आइए, अपचयन, संयोजन, उपचयन, विस्थापन। न ये संभव, न ये संभव, न ये संभव। अपचयन की क्रिया होगा। कौन सा होगा? अपचयन होगा। क्या होगा? अपचयन।
बताइए एक वयस्क मनुष्य की कितने दांत होते हैं? 28, 30, 34, 32। बताइए 40 का होगा से। ये तो लड़कन के बताया जाता है कि बदमाशी करेगा, बत्सो दतिया झाड़ देगा। कितना होगा छोटू? 32। पूर्ण रूप से जब जवान हो जाएगा। आइए, ये ना कि छोटा बच्चा में 32 दांत होते हैं ना, यह शक बोल रहा है। क्लोरोफिल्स वर्णन का रंग होता है हरा, नीला, लाल, सफेद। देखिए और टिक लगाइए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। बताइए कि 41 का क्या होगा? क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरा रहता है, तो क्या होगा? हरा। 42, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मृतजीवी, संभोजी, स्वपोषी, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? 42। 42 का एक कवक जो है मृत जीवी, भोजन कौन सी विधि पाई जाती है उसका? तब मृत जीवी पर आश्रित रहती है कवक। आगे, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से, मुख गुहा से, माशय से, छोटी आंत से। बताइए 43 कौन सा होगा? कौन सा होगा? तब पित्त रस जो निकलेगा, जो कहाँ से स्रावित होगा? तो यकृत से निकलता है। कहाँ से स्रावित होगा? यकृत से। चलिए, यकृत से, किस चीज से? यकृत से। तो बताइएगा 44 का जवाब कौन से बच्चे पहले देते हैं? गोर छत्ता है एक मृत जीवी। वाह, सबसे पहले एक मृत जीवी। 44 क्या होगा? एक मृत जीवी। 44 के बाद 45, दूध से दही बनने की निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? अपघटन का, किण्वन का, उत्सर्जन का, प्रकाश संश्लेषण का। अच्छा है, किण्वन का। क्या होगा? किण्वन का। 45 का बी। आइए, मात्र 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन में कितने अच्छे आप जवाब देते हैं, सभी विद्यार्थी के 5 क्वेश्चन में मैं देखूंगा कि 5 ने 3 का जवाब सही कौन विद्यार्थी देते हैं। 46 नंबर, क्वेश्चन नंबर 46। 46 का जवाब, दांत का कठोरतम भाग है। बताइए, टेटाइन, डेंटाइन, इनामेल, मज्जा, गुहा, केनाइन। सॉरी, तो लॉलीपॉप था सर। इनामेल। क्या होगा 46 का? 46 का इनामेल। 47 का जवाब सबसे पहले कौन देता है? निम्नलिखित में से किससे रंध्रों के छिद्र घिरे रहते हैं? क्यूटिकल से नहीं, गार्ड कोशिका से। हाँ रे भाई, यही होगा, गार्ड कोशिका से। 47 का बी। 47 का बी। 48 का देखते हैं, निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावित है? हरा नहीं, नीला नहीं, पीला नहीं, तो क्या होगा? लाल। किस रंग के प्रकाश की किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है? तो लाल। 48 का होगा डी। अब देखिएगा 49 का कौन से जवाब देते हैं बच्चे। तो 49, स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? आयोडीन, सेप्रेनिन, इयोसिन, मेथिलीन। आयोडीन ज्यादा दूर क्यों जा रहे हैं सर? आयोडीन जो आप बताए थे, एक बीकर लेते हैं, उसमें नमक का घोल बनाते हैं, एक पत्ती को तोड़ करके बांध दिया जाता है टहनी में, ये वो खुला छोड़ दिया जाता है, क्या होता है? आयोडीन। अब 50 नंबर जवाब रहेगा, सबसे पहले कौन से बच्चे देते हैं? प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करता है? प्रकाश के गुण पर, प्रकाश की मात्रा पर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। प्रकाश संश्लेषण की दर निम्नलिखित में से किन कारकों पर निर्भर करता है? आइए, बहुत अच्छे जवाब दिए हैं आप लोग, बहुत अच्छे जवाब रहा है।
ए और बी दोनों चॉइस नंबर ए और बी दोनों। चलिए अब हम लोग के क्वेश्चन 50 है, 50 यही क्वेश्चन लेकर के आए थे जो सभी बच्चे प्रैक्टिस भी किए, अच्छे बनाए भी, और सभी बच्चे का जो जवाब रहा बहुत सुंदर और आकर्षक रहा। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोग के जो सेट प्रैक्टिस करवाया जाता है शाम 7 बजे, उस क्लास में जुड़ना ना भूलिएगा। और मेरे तरफ से गुरु दक्षिणा के रूप में जो कहो, केवल नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पुराने होंगे तो लाइक, सुपर चैट का प्रयोग कीजिए, और मेरे रूप से अपने मित्र के पास लिंक शेयर कीजिए जो इधर उधर भटक रहे हैं। और जो ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना चाहते हैं 10th का, तो शाम 7 बजे 12th का टाइमिंग बताया जाएगा, 1 से 2 दिन में कंफर्म कर दिया जाएगा कितने बजे से रहेंगे। तो सभी बच्चे से अनुरोध है कि अपने मित्र के पास लिंक शेयर कीजिए, अपने दोस्त के पढ़ने के लिए बोलिए। कोनो कोचिंग के रहे वो स्टडी कर सकता निःशुल्क, उसका कोई शुल्क नहीं लग रहा है। तो चलिए सभी बच्चे के मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।